भगवत गीता में ना ये लिखा हुआ है कि मन ही बंधु है और मन ही शत्रु है। हुँ। तो हम ये कह सकते हैं कि हिप्नोसिस के थ्रू हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन ही बंधु है, मन ही शत्रु है, उसका रीज़न कहने का मतलब ये साइकोलॉजिकल है। मेमोरीज होती है ना लाइफ की, हुँ, वो हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में हुँ, दबी हुई होती हुँ, है और हिप्नोसिस के थ्रू आप इसको सरफेस पे ला सकते हैं। हुँ। तो इसमें कितनी सच्चाई है? 5th मंथ से प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेन का विकास होना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम से जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। कि अगर किसी आदमी को आपको रियल आइडेंटिटी जाननी है तो आप उसके अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ना सीखो। तो इंसान की वो रियलिटी नहीं है ना। मान लो मैं आपको ऊपर से अच्छे से बात कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं अंदर मेरी क्या है। एडिक्टिव जो हमारे अंदर ये कह सकते हैं कि डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कोई हुँ, एल्कोहलिक है, हुँ, उससे अल्कोहल छूटती नहीं। हुँ, 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 कोई चेन स्मोकर है, ठीक है? हुँ। तो क्या हिप्नोसिस के थ्रू हम इसको भी खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। कोई भी हैबिट्स क्या होती है कि रिपिटिशन के थ्रू आपके दिमाग में हुँ। बनती है। उसको 360 डिग्री एंगल से देखिए, उसकी बॉडी के हर एक मूवमेंट को देखिए, सर से लेके पाँव तक। कि किसी को अगर इस तरह से मैनिफेस्ट करना है कि उसकी चीज़ें पॉसिबल हो पाए, हुँ, हुँ। तो वो क्या स्टेप्स रहेंगे? देखो, मैनिफेस्टेशन में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा मैं। दोस्तों, सोचो, अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ और अगर मैं ये बोलूँ कि जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, वो मैं सब कुछ तुम्हारे सामने ला सकता हूँ और तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम बाहर से जैसे दिखते हो, तुम अंदर से वो बिल्कुल अलग हो। तो इसी क्रम में आज हम जो सेशन करने वाले हैं ना, वो तुम्हारी आँख खोल देगा। क्यों? क्योंकि आज हम एक ऐसी थेरेपी के बारे में बात करेंगे, जो शायद तुमने काफ़ी बार रील्स में सुनी होगी, जिसका नाम है हिप्नोसिस। हाँ, वो ही टेक्निक जिसके थ्रू तुम किसी को भी हिप्नोटाइज़ कर सकते हो। आपने काफ़ी रील्स देखी होगी कि हम कहीं पे गए, उसने हिप्नोटाइज़ किया और उससे पैसे चुरा लिए। तो आखिर ये कैसे काम करती है ये थेरेपी और क्या है ये टेक्निक? और इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर मयंक राठी जी, जो अपने टाइम पे सबसे यंगेस्ट क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट थे। तो मैं सर का स्वागत करना चाहूँगा। सर, थैंक यू वेरी मच मुकुल आज जी। के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि एक बुक है, हुँ, मैनी लिस्ट मैनी मास्टर्स, हुँ, जिसको लिखा था डॉक्टर ब्रियन वेलिस, जो ये कहते हैं कि बेसिकली कि जो हमारी मेमोरीज होती है ना लाइफ की, हुँ, वो हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में हुँ, दबी हुई होती हुँ, है और हिप्नोसिस के थ्रू आप इसको सरफेस पे ला सकते हैं। हुँ। तो इसमें कितनी सच्चाई है? 100% देखो, इस जन्म में जब 5th मंथ से प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेन का विकास होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम से जो हम देखते हैं, सुनते हैं, जन्म से नहीं, इवन प्रायर टू बर्थ जो देखते हैं, सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। अब नेचर ने इस मेमोरी का एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि अब मैंने जो आज में एक्सपीरियंस किया, अब वो माइंड में चला गया। अब कल मेरा माइंड उसको थोड़ा और डीपर लेवल पे डालेगा, परसों और डीपर लेवल पे डालेगा, उसके दिन बाद और डीपर लेवल पे माइंड में डालता रहेगा। तो हमने जो भी एक्सपीरियंस किया होता है, ईच एंड एवरी सेकंड सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से स्टोर होते जाता है। हर दिनों के साथ-साथ वो माइंड डीपर डालते जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग वो मेमोरीज़ नीचे नहीं जाएगी, ऊपर पतल पे रहेगी, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाएँगे बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, तो इसी जन्म का ही नहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पिछले सारे जन्मों का भी डेटा उसी के अंदर है। हम्म। और हिप्नोसिस के थ्रू, या आपको कहूँ मैं, हम एज रिग्रेशन कराते हैं, पास्ट लाइफ करवाते हैं, उसमें हम जो चाहे वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं, एक एचडी मूवी की तरह। अच्छा। यस, मैंने कई मेरे हिप्नोसिस वर्कशॉप में कई लोग ऐसे थे जिनको कई सारे फियर्स थे और उनको उनका रूट कॉज़ नहीं पता था। हम्म। तो हिप्नोसिस के थ्रू मैंने उनको एज रिग्रेशन करवाया। तो एज रिग्रेशन में वो 30-30 साल, 40-40 साल पहले गए। अपने गाँव में एक-एक पेड़ तक देखा और कहाँ से वो फियर बैठा, क्यों बैठा, वो सब कुछ एचडी और क्लैरिटी से देख कर आते हैं। तो यस, हिप्नोसिस के थ्रू हम कोई भी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा। यस। तो सर, एक है ना साइकोलॉजिस्ट थे काफी फेमस अपने टाइम पे, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्राइड, वो बात यस। करते थे सबकॉन्शियस माइंड की हुँ, बेसिकली, हुँ। और अनकॉन्शियस माइंड पे उनका ज्यादातर फोकस रहता था हुँ। पहले तो। वो सबकॉन्शियस, हाँ, अनकॉन्शियस बहुत डीपर लेवल हाँ, पे सब। डीपर लेवल की प्रोसेसिंग में, मेमोरी हुँ, प्रोसेसिंग की हुँ, बात करते थे वो। तो सर, आप ये बताओ कि जो उन्होंने वो बात की कि अगर किसी आदमी को आपको रियल आइडेंटिटी जाननी है तो आप उसके अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ना सीखो। हुँ। तो क्या इस बात में सच्चाई है? आप हिप्नोसिस का काम करते हैं तो? बिल्कुल सच्चाई है। देखो, मैं आपको एक अपने एक सादे एग्ज़ाम्पल से इसको समझते हैं। अच्छा। अभी मैं मुकुल जी के साथ बैठा हूँ, इस सेटअप में बैठा हूँ, एटिकेट्स के साथ बैठा हूँ, तो मुझे यहाँ दुनिया का ध्यान रखना है, तो मुझे अच्छे से बात करनी है।
तो इंसान की वो रियलिटी नहीं है ना। मान लो मैं आपको ऊपर से अच्छे से बात कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं अंदर मेरे क्या है। तो किसी भी इंसान को अंदर से जानना होता है, मैं कहता हूँ 4 पैक पिला दो, 5 पैक पिला दो, इंसान क्या होता है आपको पता चलेगा। एक्चुअली शराब के नशे में जो इंसान होता है ना, वो जो हरकतें करता है वो एक्चुअली उसकी रियलिटी है। अच्छा। क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड पूरा साइड हो जाता है। हम्म। आप जो एक्चुअल हो वो अंदर से बाहर आना शुरू होता है। जो आप महसूस करते हो बाहर आना शुरू होता है। तो यस, अनकॉन्शियस माइंड, रियल हम जो होते हैं, कॉन्शियसली हम कुछ भी सोचे अपने बारे में, लेकिन अंदर से हम सबकॉन्शियसली एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होते हैं। कॉन्शियसली हम अपने आप को बड़ा अलग दिखाए, लोगों को अलग बताए, या हम भी अपने आप को अलग मानते हैं, लेकिन अंदर से सबकॉन्शियस हमारी पर्सनैलिटी कई बार बहुत डरी हुई पर्सनैलिटी होती है, जो एक्चुअली पास प्रोग्रामिंग का नतीजा होती है। लाइक बचपन से 7 साल की उम्र तक हमारा ब्रेन, हम सबकॉन्शियसली वर्क करते हैं, कॉन्शियस माइंड होता नहीं है। तो वो जो प्रोग्राम उसमें हो गया 7 साल की उम्र तक, जो एनवायरनमेंट से मिला है, माँ बाप से, आजू बाजू की चीजों से, तो वो सारा का सारा प्रोग्राम जो है वही आपकी आइडेंटिटी, वही रियलिटी है। अच्छा। कॉन्शियसली जो आप सोचते हो वो आपकी रियलिटी नहीं है। हम्म। तो वो प्रोग्राम ही होता है। तो यस, सिगमंड फ्राइड वाज राइट कि अगर किसे समझना है, उसके सबकॉन्शियस के पतल को समझो, ठीक है। तभी आपको उसको रियलिटी तो पता चलेगी। ठीक है। हम्म, तो सर एक चीज बताओ, जो हम हिप्नोसिस की बात करते हैं, अभी हमने जान रहे हैं कि बेसिकली है क्या। तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताओ कि ये बेसिकली काम किस तरह से करती है, हम्म, और ये एक्चुअली में क्या साइंस है या हम्म। कोई और डायनेमिक है ये। ओके, देखो हिप्नोसिस फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ साइंस, ठीक है। जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन एक्सेप्ट कर चुका है एज अ बेस्ट अल्टरनेटिव थेरेपी, यूके ने एक्सेप्ट किया, और वेस्ट की कई सारी कंट्रीज ने कर लिया। इंडिया में भी 2003 में एक्सेप्टेंस आ गई थी, पहले भी थी, लेकिन नॉर्म्स में कुछ बदलाव हुए, इंडिया गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया। तो हिप्नोसिस एक तरह का साइकोलॉजी का विज्ञान है, साइंस है। कि फॉर एग्जांपल हिप्नोसिस क्या, शॉर्ट में समझे तो हिप्नोसिस एक अवस्था है जो हम अपनी भाषा में कह सकते हैं गहरे ध्यान की अवस्था। अब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में सब कुछ छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। ध्यान मतलब अंदर उतर जाना। बस हिप्नोसिस में फर्क ये है कि उस अवस्था में आप अपने माइंड के साथ रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यानी उस अवस्था में आपका अचेतन मन, जो कंट्रोल पैनल है सब कुछ, सबकॉन्शियस माइंड, उसके दरवाजे खुल जाते हैं। आप में हर इंसान इस जिंदगी में बहुत कुछ बदलना चाहता है। कोई ज्यादा कॉन्फिडेंस पाता है, कोई ज्यादा आगे बढ़ना चाहता है, हैबिट्स बदलना चाहता है, बिलीव्स बदलना चाहता है, कोई पब्लिक स्पीकिंग का अपना फियर रिमूव करना चाहता है। तो वो जो अवस्था होती है वहां मैजिक होता है हिप्नोसिस में। क्योंकि हिप्नोसिस के दौरान आपकी ब्रेन वेव्स चेंज हो जाती है, आप अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स एमिट करते हो, और वो उसको मैजिक बोलो, मिरेकल बोलो, वो अवस्था मिरेक्युलस ही है कि वहां पे इंसान एक बार जाता है और वहां पर जो सजेशन डालते वो सच्चाई हो जाती है, अच्छा। इंसान की सच्चाई बन जाती है। यस, यानी आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, हम्म। तो कॉन्शियस माइंड को आप अपने आप को सजेशन दोगे, हम कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। आपको हिप्नोटाइज करना होगा, और हिप्नोटाइज करके वो सजेशन उस हिप्नोसिस के स्टेट में डालना होगा, ताकि सबकॉन्शियस में जाए। तो ठीक है। जब वहां जाता है वो रियलिटी बन जाती है। तो सर जैसे अभी आपने ये बात बोली, बट आपको ये नहीं लगता कि इतने सालों की जो हमने एक्सपीरियंस लिया उसने मेरी अब मेमोरी बनाई है, और एकदम से उसको चेंज करना तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये हिप्नोसिस काम कैसे करेगी, कितने डिटेल में उसको वो चेंज कर पाएगी, या ऊपर ऊपर से वो उसकी एक परत हटा देती है। देखो नहीं, हिप्नोसिस देखो, एक समझो सबको लगता है कि मैजिक मिरेकल साइंस है और बहुत ही बड़ी चीज है जिसको सीखना मुश्किल है या करना मुश्किल है। नहीं, हिप्नोसिस ब्रेन का एक नेचुरल फिनोमिनन है। हर इंसान रोज सैकड़ों बार हिप्नोसिस के स्टेट में जाता है ब्रेन में, अच्छा। नेचुरली। यस, कभी मान लो आप ऑफिस से घर की ओर निकले हो और आपको याद नहीं पिछले 5-10 मिनट आप कहाँ थे, वो रोड का क्रॉस कर दिया आपने, अब क्या थे आप, हिप्नोसिस स्टेट में थे। आप कई बार सुबह इंस्टाग्राम में एक मैसेज रिप्लाई देने के लिए इंस्टाग्राम खोला है, लेकिन पता चला 15 मिनट तक रील स्क्रॉल कर रहे हैं। वो क्या था, हिप्नोसिस था, आप हिप्नोटाइज हो गए उस रील से। या फिर आप कमरे में गए और भूल गए, अरे मैं कमरे में क्या लेने आया था। सो वो हिप्नोसिस का स्टेट है। तो हिप्नोसिस एक नेचुरल चीज है जिसमें हम बॉडी और माइंड रिलैक्सेशन और कंसंट्रेशन के थ्रू उस अवस्था को पा सकते हैं। और एक बार हम लाइट ट्रांस में चले जाते हैं। कई लोगों को ये भी मिथ होता है कि हिप्नोटिज्म मतलब पूरा इंसान अनकॉन्शियस हो गया, वही हिप्नोसिस नहीं। ओपन आई से भी हिप्नोसिस आता है। मैं अपने वर्कशॉप में ओपन आई से लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं, नेम एमनेसिया देते हैं, और उनकी आंखें भी बंद नहीं करवाते। खुली आंखों से उन्हें पूरे बॉडी को एनेस्थेटिक बना देते हैं, आंखें भी बंद नहीं करवाते। तो हम उस स्टेट में एक बार हल्के ट्रांस में चले जाए, हल्के रिलैक्सेशन में,
तो उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड के जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, फिर मेन काम होता है लीडिंग और पेसिंग का, कि आप उसको कैसे लीड और पेसिंग करते हैं आपके एक्सपीरियंस और टैलेंट से। अच्छा। यस, बाकी अवस्था बहुत नॉर्मल स्टेट है जो हर कोई एक्सपीरियंस करता है, और वो आसान काम है, हाँ बहुत आसान काम है। ठीक है। तो आप ये बताओ कि जैसे हमने किसी को हिप्नोटाइज़ किया, तो हम उस इंसान की पूरी आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं उस टाइम पे? बिल्कुल। बिल्कुल 100% इंसान चाहे उसकी पर्सनैलिटी में, मैं बोलूँ अगर आप मेरे को 3-4 सेशन कोई इंसान मेरे साथ दे, 2 से 3 सेशन, मान लो आप हो, आप किसी इंसान के जैसे दिखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल उसके जैसा कॉन्फिडेंस, उसके जैसी वॉकिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट या एनीथिंग, मैं आपको उसको क्लोन बना सकता हूँ। अच्छा। यस, एग्जैक्टली उसी तरह। तो सर आज जैसे अभी मेरी ऑडियंस आपको देख रही है और हम हिप्नोसिस के बारे में हम्म। बात कर रहे हैं, तो एक लाइव डेमो हो जाए? यस 100%। तो सर आप करके दिखाओगे कुछ मेरे ऊपर या कुछ भी? यस 100% लाइव डेमो करके देखिए। बिल्कुल सर, करते हैं फिर। ओके। अच्छा, अब ये यहाँ पे लाइव डेमो हम बात कर रहे हैं एक बार, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप किस एक्टर से इंस्पायर्ड हो? मैं इंस्पायर हूँ जॉन अब्राहम से। जॉन इब्राहिम से? हाँ। ओके। तो जॉन इब्राहिम के ट्रेड पाना चाहोगे अपने अंदर? बिल्कुल। श्योर अबाउट दैट? या। ओके, तो हम ये करते हैं एंड फिर बाद में हम इसको रिदम में लाते हैं। ठीक है। तो जॉन इब्राहिम की क्या सीन पसंद है, क्या डायलॉग्स पसंद है? मुझे डायलॉग से सच कुछ याद नहीं रहते, पर उसके एक्शन से मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ जो फिल्म में करता है। जैसे वो एक्शन करते हैं ना, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं कि उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, वो काफ़ी कहते हैं ना कि पर अट्रैक्टिव यहाँ है। जैसे कोई डायलॉग पसंद नहीं तुम्हें जॉन इब्राहिम के? नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं उसका। अच्छा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है एक्शन का ना, अच्छा। स्पेस नहीं है ना। तो फिर किसी और एक्टर को लेते हैं बेसिकली। तुम किससे इंस्पायर्ड हो बताओ? फिर सलमान खान का लेते हैं। सलमान खान से इंस्पायर्ड हो? हाँ। श्योर? बिल्कुल। मतलब उस अच्छा लगता है तुम्हें? हाँ। ओके, तो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट हमारे अंदर ला सकते हैं। हाँ। सो एक बार मोबाइल वगैरह की साइड करो। ठीक है। ठीक है, अभी हम ये जनरल करते हैं, मैं आपको बहुत एंड में ना एक और डेमो लेंगे हम लोग हिप्नोसिस को बहुत डीपर लेवल का। आई विल गिव यू अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ हिप्नोसिस। हाँ, मुझे लगता है आपको हिप्नोसिस को लेकर कुछ नेगेटिविटी माइंड में। नहीं, नहीं, मेरे को हाँ। नहीं है। मैं मतलब क्या है कि हम ये बात कर रहे हैं बेसिकली अब, तो हमारी ऑडियंस को इतनी ऑथेंटिसिटी या नहीं, क्रेडिबिलिटी होनी मैं चाहिए हर ना। मैं करता हूँ, मेरे पूरे पॉडकास्ट देखोगे ना, हाँ। पिछले पॉडकास्ट में मुझसे बहुत सारे प्रैक्टिकल, हाँ, तो बस वो और तो वो कुछ आप देखोगे तो आपको पता चल रहा है, बाप रे। हाँ। तो एंड में हम लोग एक और एक्सपीरियंस करेंगे ठीक है, अलग वाला, जो sure। आपके लिए बहुत अमेजिंग होगा। अभी हम जैसे मान लो छोटा एक्सपीरियंस करते हैं जनरली, जैसे सलमान खान, आप सलमान खान आपको पसंद है, तो सलमान खान जैसी ट्रीट आपको चाहिएगी। बिल्कुल। तो सलमान खान में क्या क्या पसंद आता है? उसके बैठने का स्टाइल, उठने का बैठने का स्टाइल? स्टाइल, चलने का स्टाइल और हम्म। उसके जो डायलॉग्स होते हैं कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। अच्छा। हाँ। ओके, चलो ये पेपर साइड में रखिए। ठीक है। ओके, तो आपको एक तो सरेंडर करना है और इमेजिनेशन करना है मेरे साथ साथ, जैसे मैं आपको इमेजिन करवाऊं। ठीक है। ठीक है, तो अपनी आंखें बंद कीजिए हम्म। एंड वी विल मॉडल सलमान खान इन योर माइंड्स आई। ओके, सो नाउ टेक अ डीप ब्रेथ इन and out. Take one more deep breath in. And as you exhale, let go all the stress and tension out of your mind. And just relax, relax, relax. And now, I want you to see कि आपके सामने आपका एक रोल मॉडल है जिसका नाम है सलमान खान। एंड नाउ, जब आपके सामने आपका रोल मॉडल है, तो देखिए कि कैसी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो कैसे बैठता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, बॉडी मूवमेंट कैसी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसके ऑरा को देखिए, उसकी आंखों में देखिए, उसको 360 डिग्री एंगल से देखिए, उसके बॉडी के हर एक मूवमेंट को देखिए, सर से लेके पांव तक। वो कैसे बोलता है,
वो कैसे एक्ट करता है, कैसे बात करता है, वो डायलॉग कैसे बोलता है। अब देखिए क्या आप अपने रोल मॉडल की तरफ चलते हुए जा रहे हैं और अब आप अपने रोल मॉडल के अंदर एंटर करेंगे। स्लोली स्लोली वॉक कीजिए अपने रोल मॉडल की तरफ एंड नाउ देखिए कि अब आप उसके नजदीक पहुंचकर उसके अंदर एंटर कर रहे हैं। और अब आप अपने रोल मॉडल के अंदर हैं। एंड नाउ जस्ट फील योरसेल्फ in his skin. The way you walk, the way he walks, you're walking. The way he sits, you're sitting. Feel like you are feeling that and feel that you are inside his body and you are the same as Salman Khan. The way he is moving his neck, eyes, the way he talks, you are inside him. Like आप आत्मा है और वो शरीर है और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. You're moving in the same style. Same style dialogue. Body movements, facial expressions. You are inside him. The aura. Inner world. And now imagine you are coming out of your role model with all these abilities and coming out of that role model and coming out from this role model. And imagine that you are in this room now with all those personality trait of role model. You're sitting on the chair in his style, eye movements, facial expressions, body movement, dialogue delivery, the same voice, same tonality, the same inner world, same aura. And you are here now with all this personality trait on a count of 3. 1, 2, and 3. Oh. Yes. So, I want to say, Mukul, I want a dialogue from you, of Salman Khan. कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी मैं अपनी से नहीं सुनता. Okay. Okay, so how did you feel overall? Like I was feeling like feeling like the reality. Basically, I was moving towards him. Like The way he used to sit, yeah, how he sits, like how he sits. like he was sitting like this. Like I saw him in like that movie. Actually, I'm not able to remember the name. Like he was sitting like that. So you told me na कि just feel like you are moving towards him and you are right now in his body. So I was feeling like yeah, I am inside the body of Salman Khan and we are sitting like this. So yeah, that's the difference. That's the difference. Yeah. So can you sit like that? Yeah, I can. But the thing is, right now I'm doing the podcast na. So if our audience can see that. okay, like I was sitting like this. The expression was totally like I'm happy and like I'm watching someone like and like audiences all over the audience was around me like and they were shouting Salman and I'm like oh it's okay. Okay, wonderful. Yeah, like it was it was a good experience. So इसको काफी डिटेल में करेंगे हम सर के साथ like the behind the scenes. Okay. तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि जो स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि बेसिकली हिप्नोसिस के थ्रू ना आप अपनी बॉडी का
जो पेन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। यस, तो इस बात में सच्चाई है? 100% सच्चाई है। एक्चुअली पेन बॉडी में होता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, पेन हमारा ब्रेन एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है हम्म। जो वो हमें से प्रोटेक्ट करने के लिए सेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ इधर है और कोई मेरे कुन्नों के लिए चीज हाथों को स्क्रैच करेगी, तो उससे उससे मेरे नर्व्स को डैमेज होगा, स्किन को डैमेज होगा। तो उस डैमेज को रोकने के लिए मेरा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ब्रेन के इम्पल्सेस सेंड करता है यहाँ पर, ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। इन द सेम वे घर में कोई बुरी खबर आती है, कहीं फीमेल्स फेंट हो जाती है, तो फेंट होना कोई गलत चीज नहीं है। एक्चुअली अगर बुरी खबर है और वो ब्रेन के दूसरे हिस्से में जाकर मुझे डैमेज कर सकती है, तो मेरे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म मेरे सिस्टम को शट डाउन कर देता है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पेन एक्चुअली वही है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। अगर मुझे पता नहीं चलेगा तो मेरा कोई हाथ यहाँ से काट के ले जाएगा, पीछे पड़ा होगा, तो आई वोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। तो हमने बहुत पेन, कई सारे पेन रिड्यूस किए हमने। माइग्रेन के पता नहीं कितने सैकड़ों पेशेंट्स मेरे स्टूडेंट्स ने ठीक किए। एक सिंपल टेक्निक हम सिखाते हैं, हिप्नो हीलिंग, जिसके थ्रू माइग्रेन के या कोई भी क्रॉनिक पेन है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। बिकॉज पेन अगेन दिमाग में है, बॉडी में नहीं है। पता है क्यों? आपको पता होगा 90 के दशक में जब एक आशिक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर लिखता था अपने खून से तो उसे पेन नहीं होता था, बिकॉज वो दिमाग से ये मानता था कि ये खून से लिखा हुआ देखकर वो खुश होगी। तो ये पेन रिमूव करना बहुत आसान है। इनफैक्ट आपने कई वीडियोस देखे होंगे हमारे हिप्नोटिक एनेस्थीसिया के, बिल्कुल। कि जब हमने कई सारे लोगों की पूरी डेंटल सर्जरीज कराई है विदाउट एनेस्थीसिया, पेनलेस डिलीवरीज कराई है विदाउट एनेस्थीसिया। अच्छा। जस पूरा पेन ब्रेन से कंट्रोल हो जाता ठीक है। तो सर एक चीज मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, जो मैंने सुनी है आपके बारे में, कि आप इंडिया के सबसे यंगेस्ट क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट थे। है। 15 साल की उम्र में आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी। तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन एक ऐसा था जो आपने सोचा कि उस टाइम पे कोई नहीं कर रहा, मैं इसको करना स्टार्ट करता हूँ? एक्चुअली मोटिवेशन नहीं था, उसके पीछे एक बहुत दुख भरी कहानी थी। मैं इस वजह से आ पाया बिकॉज मैं खुद एक डीप डिप्रेशन में था। मेरे कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से एक डीप डिप्रेशन में चला गया था। तो मुझे बड़ा वियर्ड सा प्रॉब्लम था, और प्रॉब्लम ये था कि मैं अपने परिवार के अलावा दूसरे कोई फैमिली मेंबर्स भी होते थे, उनको मैं लोगों को फेस करने में मुझे डिफिकल्टी होती थी, मैं डरता था। तो मैं स्कूल जाता तो रोज मेरी बुलिंग होती। मैं उस टाइप का बच्चा था, डल और डिप्रेसिव, जहाँ बाकी क्लासमेट्स के लिए मैं एक एंटरटेनमेंट का साधन था। तो रोज बुलिंग होती थी और ये सब चलता था। तो बहुत बार मैंने इससे बाहर आने की कोशिश की, मोटिवेशनल लेक्चर सुने, मोटिवेशनल किताबें पढ़ी, मोटिवेशनल वर्कशॉप्स किए। बट जितनी बार जाता चार्ज होने के बाद वापस जब अपने आप को सोचता कैसे मोटिवेट हो गया, अब तो मैं जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन 2-4 दिन बाद वापस बैक टू पवेलियन। और जब मल्टीपल बार टाइम कोशिश करते हुए मैंने कोशिश की कि इससे बाहर आने की और नहीं आ पाया, तो एक्चुअली मेरा सेल्फ एस्टीम पूरा खत्म हो गया था। अच्छा। या और सेल्फ एस्टीम खत्म होने की वजह से मेरे अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ गई थी। तो जब वो सुसाइडल टेंडेंसी आ गई थी तो उसी दौरान समथिंग केम इन माय लाइफ व्हिच चेंज्ड माय एंटायर लाइफ, एंड दैट थिंग वाज दिस हिप्नोसिस। हिप्नोसिस की माइंड रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो हमें मदद करती है हमारे बिलीव्स को चेंज करने में, हैबिट्स को चेंज करने में, बिहेवियर को चेंज करने में। तो उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि जब हिप्नोसिस आया, तो जब मैंने उन माइंड रीप्रोग्रामिंग टेक्निक को अप्लाई किया, तो मैंने एक चीज डिसाइड की जब मैं उन सब ट्रॉमा से बाहर आया, कि साला आपसे जिंदगी में वही काम करने का है जिससे आज तक डर लगता आया है, एंड दैट इज लोगों को फेस करना। तो ह्यूमन साइकोलॉजी मेरा पैशन बन गई, और आई वाज जीरो इन स्पोर्ट्स, आई वाज जीरो इन स्टडी, आई वाज जीरो इन एवरी अदर थिंग। बट ह्यूमन साइकोलॉजी मुझे बहुत डीपली कनेक्ट करती है नेचुरली, मुझे लगता है मेरा नेचर कॉल वही है। तो ये मेरा पैशन बन गई, और ये दिस इज माय पैशन। आई बिकेम क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी में मास्टर प्रैक्टिशनर की मैंने, फिर प्राणिक हीलिंग सीखा, रेक हीलिंग सीखा, क्रिस्टल हीलिंग सीखा, एंजल थेरेपी सीखा, मैं टैरो कार्ड रीडर आल्सो, एस्ट्रोलॉजर आल्सो। या सो ऑलमोस्ट 23 डिग्रीज ली मैंने लास्ट मल्टीटास्कर। यस, 23 डिग्रीज ली मैंने लास्ट 18 इयर्स में इन अल्टरनेटिव ऑकल्ट साइंसेज में, एंड फॉर लास्ट 13 इयर्स आई एम टीचिंग हिप्नोथेरेपी। तो सर एक चीज बताओ कि जैसे अभी आपने मेरे को बोला कि आप जो उस चीज से निकले, सबसे डिप्रेसिंग फेज से अपने लाइफ के, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एडिक्टिव जो
हमारे अंदर ये कह सकते हैं कि डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कोई हम्म, एल्कोहलिक है, हम्म, उससे अल्कोहल छूटती नहीं है, हम्म, कोई चेन स्मोकर है, ठीक है, हम्म, तो क्या हिप्नोसिस के थ्रू हम इसको भी खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। कोई भी हैबिट्स क्या होती है कि रिपीटेशन के थ्रू आपके दिमाग में बनती है। आप एक बार करते हो और हम देखो साइकोलॉजी का नियम है साइकी का। हम कोई भी चीज एक नई चीज करते हैं तो हमारे ब्रेन की न्यूरोलॉजी उसे रजिस्टर कर लेती है ब्रेन में पहली बार जब हम करते हैं। उसका रीजन ये है कि ताकि अगर दोबारा करना पड़े तो शुरू से ना शुरू करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल इस माइक को कैसे इंस्टॉल करना है मैं पहली बार सीखूंगा तो मेरे न्यूरॉन्स उसको रजिस्टर कर देंगे इन्फॉर्मेशन को न्यूरो पाथवे में। अब जब बार बार मैं रिपीटेडली कोई चीज करता हूँ तो मेरी साइकी को लगता है कि मेरे मालिक को इसको जरूरत है, तो वो क्या करती है, वो चीज कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है। और जैसे ही सबकॉन्शियस में ट्रांसफर करती है वही हो गया एडिक्शन, हैबिट, बिल्कुल। राइट। तो वो आपका हिस्सा बन जाती है। हम्म, तो हिप्नोसिस हमें मदद करता है सबकॉन्शियस में जाकर हम उन पर्टिकुलर न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को एक्टिवेट मतलब एक्सेस करते हैं। हम्म, लाइक जब हम कोई काम एक बार करते हैं, गाड़ी चलाना सीखा हमने तो पहली बार कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो अच्छे से नहीं चला पाए, लेकिन रिपीटेडली जब हमने 50 100 200 बार चलाई तो एक न्यूरो पाथवे बन गया और वो अब वो काम सबकॉन्शियसली हो गया। तो एडिक्शन अब जो भी हम करते हैं कॉन्शियसली नहीं करते। कॉन्शियसली तो हमें पता है शराब का टेस्ट गंदा है, स्मोकिंग का टेस्ट गंदा है और खतरनाक है, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। बट सबकॉन्शियस हैबिट पड़ गई, वो आपके कंट्रोल के बाहर है। तो हिप्नोसिस में हम सबकॉन्शियस में जाकर उसकी पूरी हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं और ब्रेक करके नई हैबिट्स डाल सकते हैं उसके बदले में, ताकि वापस माइंड कभी उसको ना ले। अच्छा, यस। तो रियल लाइफ कोई केस स्टडी आपने इस पे की है? ऐसे कई सारे मतलब कई सारे रियल लाइफ क्या बताऊं, पिछले 18 सालों में हमने इवन ड्रग्स के केसेस है जो छुड़वाए हैं। तो सर ये बताओ, जैसे कोई भी इतना ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है, कोई कोई भी इंसान जैसे घर पे अपनी बीवी को मारता है या कोई अब्यूज ज्यादा कर रहा है अल्कोहल की नशे में, तो वो छोड़ नहीं रहा उस चीज को, वो कोई ड्रग्स में ज्यादा इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, तो हम उसको कहते हैं ना ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर छोड़ते हैं, और वो इतना जबरदस्त चार्ज करते हैं, हाँ, ठीक है, माइंड माइंड पे प्रेशर आता है फैमिली के, और फाइनेंशियली भी उनको बिल्कुल ही बैठा देते लंबे हैं, चार्ज बहुत लंबे चार्ज, ठीक है, कई कई लाख रुपए और कई कई साल तक रहते हैं। तो आप ये बता सकते हो कि अगर हम वहां पे ना ले जाके किसी हिप्नोटिस्ट के पास ले जाएं उसको, तो क्या वो जल्दी उसको हील कर पाएगा और ज्यादा जेब पे भी उसका भार ना पड़े? देखो मैं आपको आप ये ड्रग्स की बात नहीं करते तो भी मैं एक ऋषभ करके मेरा एक क्लाइंट था उसकी बात बताता हूँ। अच्छा, वो क्या था, ड्रग्स का एडिक्ट हो गया, दिल्ली का ही था। ठीक है। तो अब उसके बाद क्या था, जब बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गया तो माँ बाप तक बात पहुंची, पैसा खर्च होने लगा। तो माँ बाप ने उसको जैसे तैसे उसकी मर्जी से रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा। और क्योंकि पैसे वाले बहुत थे तो वो रिहेबिलिटेशन सेंटर भी थोड़ा 5 स्टार स्टैंडर्ड वाला था। अच्छा, समझना बात। तो वहां पे उसको एक लड़की मिली, वो भी दोस्त बन गई। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर के जाने के बाद तो थोड़ा बहुत छूटा उसका, क्योंकि रिहेब से क्या होता है थोड़े दिन छूटता है फिर बाद में नॉर्मल हो जाता है रूटीन में। तो फिर बाहर आया उस लड़की से भी कांटेक्ट रहा, उसने वापस ड्रग्स चालू कर दिया। अच्छा, हाँ, दोनों ने ड्रग्स चालू कर दिया। थोड़े दिन रुके फिर ड्रग्स चालू हो गया, 3 महीने वो रहा था रिहेब में। अच्छा, फिर वापस ड्रग्स चालू किया, माँ बाप ने फिर से रिहेब भेजा। तो इस बार वो लड़के साथ नहीं थी। अब इस बार रिहेब में वो लंबा रहा, लंबा रहने के बाद फिर वापस बाहर लाए उसको, बोला आपसे ड्रग नहीं करूंगा। और फिर कॉलेज वगैरह ज्वाइन किया, एमआईटी कॉलेज उसने ज्वाइन की थी नोएडा में, जो आप जानते हो फेज 2 में। तो अब हुआ क्या कि एक दिन पार्टी थी दिल्ली की एक होटल में, नाम नहीं ले सकते, तो पार्टी थी 5 स्टार में समझ लो। तो वहां पर अंडरग्राउंड में पब में ड्रग्स चल रहा था। तो वहां पे कुछ लड़कियां थी। अब उसने 6 8 महीने साल भर से छोड़ा हुआ था, वहां पे कुछ लड़कियां थी। उन लड़कियों ने उसके सामने हंस दिया, अरे तो ये भी नहीं लेता। उसने उनके सामने हंसा और वो प्रेशर उसके दिमाग में आया। उसने उस दिन वापस शुरू कर दिया। अब वापस शुरू करने के बाद अब क्या हुआ, क्योंकि उसका घर नोएडा से बहुत दूर था कॉलेज से, तो वो कॉलेज के आसपास एक लड़की के साथ वो माँ बाप ने उसको फ्लैट लेके दिया। लेकिन माँ बाप नहीं जानते थे कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में सॉरी एक पीजी में मतलब एक फ्लैट में रह रहा है, लिव इन रिलेशनशिप में। और वो दोनों वहां पे रहते हैं, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक लड़की के साथ रहता है जो दोनों ड्रगिस्ट है। और वहां पे पूरी तरह से वो ड्रग्स लेते हैं और माँ बाप को पता नहीं था। अब एक दिन उस लड़के को रियलाइज हुआ कि यार मम्मी पापा को पता नहीं है, क्योंकि दिल्ली में डिस्टेंस इतना है तो वो अपने घर नहीं जाता था डेली। हाँ। तो फिर वो एक दिन मेरे पास आया कि सर ये मेरी पूरी स्टोरी है और पैसे मम्मी पापा जितना देते हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है वापस उनको डाउट होने लगा है कि मैं ड्रग्स ले रहा हूँ। और वो कह रहा है कि मुझे तो लगभग श्योरिटी है कि उनको
पता चल गया तो कुछ एक्शन लेंगे मेरे पर। और ये हालत है कि पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा, यू हेल्प मी। तो उसने अपने घर पे नहीं बताया था कि वो लिव इन में रह रहा है एंड ऑल, तब उसके साथ मैंने काम किया, तो 2-2 बार छूटने वाला वापस पकड़ लिया। लेकिन आज उस बात को 5 से 6 साल हो गए। अब उसने आज तक ना कभी ड्रग्स का हाथ लगाया, इवन अल्कोहल तक को उसने छोड़ दिया। तो सर ये कितनी सेटिंग्स में हो पाया? देखो, एडिक्शन के केसेस में लगभग 10 से 12 सेशन पकड़ के चलो आप। 10 से 12 में पक्का श्योरिटी ठीक हो जाएगा? यस, 100%। अच्छा, हो सकता है 2-4 सेशन ऊपर या नीचे पर हो जाता है। मतलब 15 मान के चलते हैं, एवरेज 10 से 15 के बीच में। ठीक है। तो सर एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, यस। तो उसमें जेम्स ने ये बात किया कि हम्म। हम हिप्नोसिस के थ्रू सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उसी में फिर हम अपनी न्यू हैबिट्स डाल सकते हैं। तो जैसे अभी आपने बात करी कि आपने हिप्नोसिस के थ्रू उसमें न्यू हैबिट्स डाली ऋषभ में, ठीक है, तो क्या हम ऐसी कोई भी हैबिट्स डाल सकते हैं फिर किसी में भी, जो भी हम उससे करवाना चाहे बेसिकली? कुछ भी, मतलब कुछ भी, वंस द गेट ऑफ सबकॉन्शियस इज ओपन, अच्छा, आप हैबिट्स क्या, मैं जैसे का पूरे इंसान को बदल सकते हो, हैबिट्स बदल सकते हो, बिलीव्स बदल सकते हो, आपके इमोशंस बदल सकते हो, मतलब जैसा सोचने का तरीका है वो बदल सकते हो, कुछ भी बदल सकते हो। अच्छा। तो सर आपको ये नहीं लगता कि थोड़ा सा हिप्नोसिस मैनिफेस्टेशन की तरह काम करता है? जस्ट हिप्नोसिस के थ्रू ही मैनिफेस्टेशन होता है एक्चुअली कहूँ तो। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी है ना, रिसेंटली एक न्यूज देखी थी, शायद आपने देखी होगी, डी गुकेश, वो एक यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बना और हमारे इंडिया का, और हमें काफी प्राउड है इस चीज पे भी। तो वो जब छोटा था तब वो यही सोचता था कि मैं नंबर 1 बनूंगा कल को और मैं इतना नाम अपना कर सकूंगा, तो उसने मैनिफेस्ट कर ली थी और वो चीजें वो एट अ टाइम पे कर पाया जब उसने वो इतने साल पहले सोचा था। तो आपको नहीं लगता कि वो चीज उसके सबकॉन्शियस में चली गई और उसकी वजह से ही वो आज वो बन पाया है? डी कुकेश बोला था कि मतलब मैं बचपन से ही देखता रहता था, विजुअलाइज करता था कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बन रहा हूँ। मार्कोस को देखता था। तो अब हुआ क्या, देखो, जो वो देखता था माइंड ने उस समय जितना जिस चीज को हम पैशन से महसूस करते, मतलब एक चीज होती है कि एक हमें चाहिए और एक चीज होती है हमें हर हाल में चाहिए। तो जब आप हर हाल में जब उस चीज को महसूस करते हो अपने दिमाग में, तो हमारे बॉडी के सेल में पूरी तरह से डीएनए तक में एंटर कर जाती है, आप पूरी तरह से उसे फील करते हो। जब आप उठते हो तो आपका पहला थॉट वही होता है, अब सोते हो तो आखिरी थॉट वही होता है। उसकी वजह से थोड़ी एंजाइटी भी होती है कि बस सही है। तो उसने क्या किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही यूज किया, जाने अनजाने उसने जो इमेज बनाई वर्ल्ड चैंपियनशिप की, उसने शेयर किया कि मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप बन रहा हूँ। और हुआ क्या, इतनी अर्ली एज में वर्ल्ड चैंपियन बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इमेज क्लियर थी, गोल क्लियर था, उसके पीछे पैशन था, और वो पैशन की वजह से वो एनर्जी डेवलप हुई एंड ही अट्रैक्टेड दैट थिंग। तो सर ये काम कैसे करती है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है। हर कोई बात तो करता है तुम मैनिफेस्ट करो सब कॉन्शियस में चली जाएगी, पर कहना बड़ा इजी रहता है पर करना बड़ा भारी रहता है वो। बिल्कुल ठीक है, हमें वो प्रोसेस ही नहीं पता कि हमने करना किस जगह से है और लास्ट में कहाँ पे छोड़ना उस चीज को। तो हमारी ऑडियंस को आप ये बताओ बेसिकली कि किसी को अगर इस तरह से मैनिफेस्ट करना है कि उसकी चीजें पॉसिबल हो पाए तो वो क्या स्टेप्स रहेंगे? तो एक एक करके आप आज इस एपिसोड में वो चीजें खोल दो। ओके। हाँ, देखो, मैनिफेस्टेशन में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा मैं, जो उनको हेल्प करेगी बहुत क्विक मैनिफेस्टेशन करने में। पूरा सुनिएगा 2 चीजें। पहली चीज, देखो, ज्यादातर लोगों के पास समवेयर गोल होते हैं, मैं मानता हूँ, बट मैक्सिमम टाइम गोल वेग होते हैं, अनक्लियर होते हैं। ठीक है, तो जब तक आपके पास अनक्लियर है चीजें, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक मिसगाइडेड मिसाइल की तरह काम करेगा। कई लोगों को कुछ चाहिए कि फाइनेंशियल गोल है, मैं पूछता हूँ कितने पैसे चाहिए, सर 25-50 करोड़ हो जाए तो ठीक है। नहीं, 25 या 50, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। आपको कोई पर्सन अट्रैक्ट करना अपनी जिंदगी में, सर उस टाइप की पर्सन अच्छी मिल जाए, इस टाइप का दिखे, ऐसी मिल जाए, इतनी ब्यूटीफुल हो। स्पेसिफिकली कितनी ब्यूटीफुल चाहिए, कैसा कलर चाहिए, कैसा स्वभाव चाहिए, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा चाहिए, उसका बैकग्राउंड कोई कास्ट वगैरह में बिलीव करते हो तो वो कैसा चाहिए। यू विल हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, सबकॉन्शियस स्पेसिफिकनेस को समझते हैं। फर्स्ट थिंग ये होती है, यहाँ पे गलतियां करते लोग। दूसरी चीज, बड़े गोल्स कैसे अचीव होते पता है? लोग सोचते हैं कि मैंने गोल मैनिफेस्टेशन की टेक्निक सीखी, सुबह उठा एंड मैंने आंखें बंद की और 10 मिनट तक मैंने गोल को विजुअलाइज किया और अब वो गोल आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। पता है क्यों?
आप तब तक अपनी जिंदगी में बड़े गोल अचीव नहीं कर सकते जब तक आपकी जिंदगी में आपके गोल्स हैं। इन द सेंस, आप तभी बड़े गोल अचीव कर पाते हो जब आपकी जिंदगी में गोल नहीं रहते, एक्चुअली गोल आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती हो। ठीक है। यानी आपके उठने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, सोचने का तरीका, वो सब आपके गोल्स के रिलेटेड होना चाहिए। तो मतलब जब आप जी रहे होते हो तो आप जी भी अपने जिंदगी जीने के लिए नहीं, एक्चुअली अपने गोल के लिए जी रहे होते हो। ठीक है। तो इन दैट वे एक मैं एक जो स्काई डाइविंग करते हैं, मैं इस इंसान को देख रहा था। तो वो कई सारी स्काई डाइविंग करता है, कई सारे वो बहुत सारे फेदर्स पहनकर वो कूदते हैं, डेंजरस डेंजरस, जो पत्थरों के एकदम जस्ट ऊपर से निकलता है, जो बहुत रिस्की होता है करना। तो उसे पूछा गया कि यार तुझे इतना रिस्क लेता है तू, मतलब कभी भी जान जा सकती है ऐसी चीजों में जो तू करता है, तो क्या मजा आता है? तो देखो कैसे उसके उसका जो गोल्स है उसके लाइफस्टाइल का हिस्सा है। वो कहता है देखो नॉर्मल आदमी तो हर कोई जीता है, जिंदगी हर कोई जीता है, लेकिन जब मैं ये करता हूं ना तो मेरी बॉडी का एक एक सेल जिंदा हो जाता है, क्योंकि मुझे पसंद है करना। और अगर मैं अपनी पसंद का करते करते मर गया तो कोई गम नहीं है। बिल्कुल। पूरी दुनिया बगैर पसंद का करती रहती जिंदगी भर और फिर गम करके मरती है, मुझे कोई गम नहीं है। तो वो अपने बोले मैं अपने गोल्स पे गोल अचीव करते जा रहा हूँ, रिस्क से रिस्क चीज करते जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है, मेरा माइंड मुझे सपोर्ट करता है। तो गोल आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए, तब आप बड़े गोल अचीव कर पाते हो। मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आपकी सोच, जहन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, बॉडी तीनों का हिस्सा बन जाए। ठीक है। मतलब हमें मेनली आपका काम कहने का सेंस यही है ना कि हमें उस पर काम करना पड़ेगा। ये नहीं है उठे और सोचा और सो गए कि मेरे को वो बनना है, बस हो गया काम। हमें उसके लिए काम भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि सबसे पहले तो चीज सर मैटर यही करते हैं ना कि हार्ड वर्क हर चीज की रिप्लेसमेंट कर सकता है। मैं ये सब कहता हूँ कि मेरे को पैसे चाहिए एग्जाम्पल, पर जब मैं उसके लिए काम ही नहीं करूंगा तो पैसे आएंगे कहाँ से? खाली मैनिफेस्टेशन से तो नहीं आएंगे। नहीं, देखो जब आप क्या होता है, जब आप एक्शन लेते हो बॉडी में, हाँ। मान लो मैं काम बाहर निकला हूँ, मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड क्लियर है, मेरे साल भर का गोल ये है। हाँ। तो जब मैं उसके लिए एक्शन ले रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है, देखो जब मेरी पूरी बॉडी जा रही है तो बॉडी वाइब्रेट करी उसी चीज के लिए, यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल जा रहा है कि मैं किस लिए बाहर निकला हूं। बिल्कुल। तो जब आप उसके लिए जितने एक्शन लेते रहते हो उतनी एनर्जी को मल्टीप्लाई करते रहते हो, तो आपका बॉडी माइंड अलाइनमेंट में आ जाता है कि हमें यही चीज चाहिए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग जी रहे हैं। बिल्कुल। तो एक्शंस इस वे में एनर्जी जनरेट करती है और अट्रैक्शन होता है। ठीक है। तो सर एक चीज और बताओ, जैसे आपने हिप्नोसिस की बात करी, तो आजकल हम देख रहे हैं कि पब्स में है ना कुछ ऐसी ऐसी मेडिसिन भी आती हैं जिसको दे के हिप्नोटाइज कर लेते हैं वो माइंड को लड़कियों के, और फिर लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उसके बाद लड़कियों को याद भी नहीं रहता उनके साथ हुआ क्या था। तो आपको नहीं लगता कि जो ये टेक्निक हीलिंग के लिए यूज होनी चाहिए थी, इसका हम गलत यूज कर रहे हैं? क्या इसके लिए कोई एथिकल गाइडलाइंस वगैरह भी है, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो मेडिसिन से कोई हिप्नोसिस नहीं होता, नहीं होता। मेडिसिन का हिप्नोसिस से कोई लेना देना नहीं, नहीं है। हिप्नोसिस से तो लेना देना नहीं है, पर माइंड का रिवायरिंग कहते हैं हम, जिसको कहते हैं कि माइंड काम करना बंद कर देता है एक तरह से। वो तो कोई मेडिसिन से कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उस वजह से ब्रेन के कुछ हिस्से सुन हो जाते हैं। और जिसको बाई चांस ये टेक्निक आती है और वो गलत वे में इसको यूज करे, फिर नहीं, हिप्नोसिस का कोई गलत यूज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। देखो हिप्नोटाइज, आप भले डीप हिप्नोसिस स्टेट में चले जाओ, फिर भी आपका कॉन्शियस माइंड डेड नहीं हो जाता, बस वो अपनी स्वतः से अपनी मर्जी से डिटैच रहता है। अगर आपको डीपली हिप्नोटाइज करो और फिर आपको दो कि आप किसी का मर्डर कर दो, तो आप वो मर्डर करना नहीं चाहते, तो आप उस हिप्नोसिस से बाहर आ जाएंगे। अच्छा। यू विल कम आउट ऑफ द हिप्नोसिस। ठीक है। यस, तो आपको माइंड कंट्रोल नहीं है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस इज नॉट माइंड कंट्रोल, इज एक्चुअली गेटिंग कंट्रोल ओवर योर माइंड बैक। ओके। ठीक है, मतलब अपने माइंड पे हमारा कंट्रोल हो गया है उससे। हाँ, यस, इट्स नॉट माइंड कंट्रोल, इट्स हमारा, हम अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, माइंड है। ठीक है। तो सर ये तो काफी आपने अच्छी चीज बताई, जो फिल्मों में हम दिखाते हैं कि हम सामने दिखाया और वो एक वॉच सी आगे पीछे वो ऐसे पेंडुलम से उसके सामने किया और उसको वो सारा फिर उसके माइंड का कंट्रोल उसके पास आ गया। सब फिर बकवास है। फिर उसको बोलते हैं कि तू सीधे चल, तो सीधे चलेगा। कहते हैं कि तू यहाँ से कूद जाएगा। तो ये सब नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपनी मर्जी से जब आप सरेंडर करते हो तब आप हिप्नोसिस के स्टेट में जाते हो, अदरवाइज हिप्नोटाइज होना ऐसा पॉसिबल नहीं। तो सर एक चीज और बताओ कि किसी को अपनी लाइफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हिप्नोसिस के थ्रू बढ़ा सकता है? कोई रियल एग्जांपल बताओगे आप कुछ? प्रोडक्टिविटी मतलब किसी भी वे में आप प्रोडक्टिविटी बता सकते हैं। फोकस, कंसंट्रेशन की प्रोडक्टिविटी
कुछ काम करूँ तो उसमें मेरा सारा फोकस चला जाए, कि मेरा कंसंट्रेशन भंग ना हो उस टाइम पे। देखो एक चीज बता, तो सबसे पहले चीज फोकस, कंसंट्रेशन और मेमोरी हमें कभी माइंड में लाने की जरूरत नहीं। अच्छा। पता है क्यों? क्यों? वो ऑलरेडी है। अच्छा। जैसे एग्जाम्पल, जब हम पढ़ाई करते थे तो आंसर्स याद करते वक्त ना हमारा कंसंट्रेशन रहता था ना फोकस रहता था, लेकिन गाने होते थे क्योंकि पढ़ाई बोरिंग लगती थी, तो बोरिंग होने के कारण हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता था, अच्छा। और गाने अच्छे लगते थे तो नेचुरली हमारा कंसंट्रेशन और फोकस होता। तो मतलब कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी ऑलरेडी है, बिल्कुल। ठीक है। वो है ना अपनी जगह पे कंडीशनली यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल। मान लो किसी किसी का वही कंसंट्रेशन, पढ़ाई पसंद है तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन लगता है, फोकस लगता है, स्पोर्ट्स में नहीं लगता, गानों में नहीं लगता। तो होता क्या है कि वो ऑलरेडी सारी कैपेसिटीज है, हिप्नोसिस के थ्रू हम एक्चुअली ट्यून कर सकते हैं अपने ब्रेन को कि जितना इजीली स्टूडेंट्स के कंसंट्रेशन या फोकस है गानों पे, उतनी इजीली वो एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं हम स्टडीज पे। ठीक है। या फिर आपकी कोई पसंदीदा चीज है और आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, लेकिन मान लो आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो उस समय आप सब कुछ भूल जाते हो, इन्वॉल्व रहते हो क्रिकेट में, तो वो एनर्जी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी चीज में, ब्रेन में जाकर सबकॉन्शियसली। ठीक है। तो सर भगवत गीता में ना ये लिखा हुआ कि मन ही बंधु है और मन ही शत्रु है। तो हम ये कह सकते हैं कि हिप्नोसिस के थ्रू हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। 100%। देखो, गेटिंग कंट्रोल ओवर योर माइंड बैक, ऐसा समझो हिप्नोसिस के थ्रू। मन ही बंधु है, मन ही शत्रु है, उसका रीजन कहने का मतलब ये साइकोलॉजिकल है कि हमारी 90% डिजीज साइकोसोमेटिक होती है। 90% डिजीज हमारे माइंड से पैदा होती है, जिसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता। मन अगर मान ले मेरे शरीर में बीमारी है, तो शरीर उसको मन शरीर में बीमारियां पैदा कर देगा। बिल्कुल। और मन अगर मान ले मैं हेल्दी हूं, तो ये मन मेरा कैंसर भी ठीक हील कर देगा। बिल्कुल। तो ये ऐसा ही कुछ हुआ। सेकंड वेव थी कोविड की, जो ऐसे चमत्कार देखने को मिला हिंदुस्तान में। हुआ कुछ ऐसा कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मन खतरनाक कैसे। पहले अच्छा। खतरनाक ऐसे कि अमेरिका में एक क्या हुआ कि जैसे वहाँ ह्यूमन ट्रायल्स अलाउड है, इंडिया में अलाउड नहीं है, तो एक इंसान को फांसी दी जाने वाली थी। तो उस फांसी दी जाने वाली थी, तो सोचा इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो उसे बोला गया तुझे कल फांसी से नहीं मारेंगे, और तुझे एक्चुअली सांप डसाकर मारेंगे, सांप को जहर देके जहर मारेंगे। तो उसको एक कमरे में बंद किया गया, और वहां पे जीरो लाइट थी, एकदम ऐसा कमरा था, और रिमोटली ऑपरेटेड एक टॉय से उसको एक पिन चुबाई गई, जहां उससे पता नहीं चला सांप है कि क्या है, लेकिन दिमाग को पता था कि क्या होगा, सांप होगा। अब हुआ कुछ ऐसा कि जब सुबह उन्होंने दरवाजा खोला तो वो इंसान मरा हुआ मिला। अच्छा। ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मन ने मान लिया सांप ने डसा है तो मैं मर जाऊंगा। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि हमारे 95% दुनिया के सांपों की ब्रीड ऐसी है कि जिनके डसने से इंसान की डेथ नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर इतना जहर है। अच्छा। हाँ, ऑलरेडी बॉडी में पॉइजन तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन 95% टाइम में सांप के डसने से इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रेन की न्यूरोलॉजी में वो प्रोग्राम है, सांप के डसने से ऐसा होगा। तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि वो मर जाएगा, वो मर गया। लेकिन उसके बाद एक कमाल हुआ, ये वहां पे बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था ह्यूमन राइट्स का, इन चीज को लेकर, इस इंसिडेंट को लेकर, कि जब उसकी बॉडी का पूरा पोस्टमार्टम किया गया, तो एक्चुअली उसकी बॉडी में वैसे जहर पाए गए, केमिकल्स पाए गए, जो एक्चुअली सांप के डसने से बाद आते हैं। अच्छा। वो अंदर खुद माइंड ने ही वो बना दिया जाए। एग्जैक्टली, ब्रेन ने प्रोसेसिंग कर दी। ब्रेन से हमारी बॉडी में हर मिनट लाखों रिएक्शंस हो रहे होते केमिकल्स। हाँ। जैसे आपने कहा भगवत गीता में लिखा है कि मन ही दोस्त है, मन ही दुश्मन है। ये हमारा ब्रेन हमारे अंदर जहर भी पैदा कर सकता है, और हमारा ब्रेन हमारे अंदर अमृत भी पैदा कर सकता है। करता वो ब्रेन ही है हमारा सब कुछ, अमृत। और ये तो हुआ जो जहर पैदा किया। अब सेकंड वेव चल रही थी, डेल्टा वेव। तो हुआ कुछ ऐसा, अगर आपको याद हो, कि एक बहुत बुरी हालत थी। हमें अगर याद हो तो सुबह सुबह अगर घर में फोन की घंटी बजती थी, तो डर लगता था कि साला अब किसका नंबर लग गया। एक लेवल पे 1-1.5 महीना इतनी खतरनाक हालत आ गई थी। तो उस समय एक मेडिसिन थी, नाम था रेमडेसिविर। अच्छा। तो इफ यू रिमेम्बर, इंजेक्शन था जो डॉक्टर सीरियस कोविड पेशेंट्स को देते थे, रेमडेसिविर। तो रेमडेसिविर की, अब क्योंकि वो कोविड की तो दवा थी नहीं, वो एज अ स्टेरॉइड डॉक्टर्स यूज करते थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि रेमडेसिविर की डिमांड रातों रात बढ़ी,
और इफ यू रिमेम्बर तो 60-70 हजार रुपए तक लोग देने को तैयार हो गए थे एक इंजेक्शन का। अब क्योंकि रेमडेसिविर मार्केट से गायब हो गई, पूरी फिनिश हो गई, प्रोडक्शन इतना लिमिटेड था, तो मध्य प्रदेश में डुप्लीकेट रेमडेसिविर की तादाद में, अच्छी खासी तादाद में खेप पहुंचे। अच्छा। जहाँ इंजेक्शन पे लिक्विड पे स्टिकर रेमडेसिविर का, अंदर कुछ भी पानी था। अब वो पहुंची नहीं, खाली पहुंच के हजारों लोगों को लग भी गई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक्स, हॉस्पिटल एवरीवेयर। जब तक प्रशासन को पता चलता कि भाई साहब ये कांड हो रहा है, तो उन्होंने सब रोका। पहले तो उन आदमियों को पकड़ा जो डुप्लीकेट दे रहे थे, उसके बाद वो सारी बची हुई रेमडेसिविर डुप्लीकेट इकट्ठी की गई, ठीक है? और फिर बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सुनना कि बाद में ये डेटा निकाला, सर्वे किया कि जिनको जिनको फेक रेमडेसिविर लगी है बच गए। उनकी क्या हालत है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, 90% पेशेंट हु गॉट फेक रेमडेसिविर इन मध्य प्रदेश बीट कोविड। हाँ, बताओ। उन्होंने कोविड को बीट कर दिया। हाँ, पता है क्यों? फेक थी, लेकिन दिमाग को पता चला, मुझे मेरी दवा मिल गई, बॉडी ने काम करना स्टार्ट करो। शुरू कर दिया। तो यस, भगवत गीता इज राइट, यही दोस्त है, यही दुश्मन है। दुश्मन पक, ठीक है। तो सर एक चीज बताओ हमारी ऑडियंस को कि सबकॉन्शियस माइंड का कुछ ऐसा कोई सीक्रेट है जो शायद हर इंसान को नहीं पता, कि हम उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं घर पे बैठ के? देखो, एक्टिवेशन जैसा भी कुछ नहीं है, बिकॉज सबकॉन्शियसली तो आप ऑलरेडी वर्क कर ही रहे हैं। कर ही रहे हैं। 24 घंटे में से 95% टाइम आप सबकॉन्शियसली वर्क करते हैं। तो सर उसका बेस्ट यूज के लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हम उसका बेस्ट यूज कैसे करें कि जब हमें जरूरत हो उसको हम अपने काम में ले सके? देखो, बेस्ट यूज बताऊं सबकॉन्शियस का, तो सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट टाइम होता है नाइट। अच्छा, ठीक है। क्योंकि जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हम नेचुरली बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा स्टेट में जाते हैं, यानी लाइक रैम स्लीप होती है, नॉन रैम स्लीप होती है, स्टेजेस। हाँ, उस स्टेजेस में जाते हैं, हम पूरी तरह से जागे हुए होते हैं। अब हिप्नोसिस का स्टेट क्या है? ना आप जागे हुए हो ना आप सोए हुए, उसके बीच की अवस्था होती है। तो आप पूरी तरह से जागे हुए बेड पर जाते हो, धीरे 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 नींद में जाते हो, तो बीच की अवस्था होती है, उसे कहते हैं हिप्नोसिस की अवस्था, जो रैपिड आई मूवमेंट होती है जिसमें। हाँ, उसमें फिर और लेवल्स होते हैं, पर आप समझ लो लाइट स्टेज में भी वो ट्रांस की अवस्था है हिप्नोसिस की। उस समय एक्चुअली हमारा माइंड हाइपर सजेस्टेबल हो जाता है। अच्छा। तो अगर उस समय हम अपने ब्रेन को जो भी प्रोग्राम करना चाहें, मान लो आप पब्लिक स्पीकिंग में कमजोर है और आपको लगता है स्टेज पे बोलने से डर लगता है, तो उस समय रात को सोते सोते उस इमेजेस को देखो कि आप अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, यू आर हैप्पी अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, लोग आपको देखकर तालियां बजा रहे हैं। तो जो आप चाहते हो उसको उस समय विजुअली देखो। अच्छा। वो देखते देखते सो जाओ, क्योंकि रात को सोते समय जो हमारा आखिरी थॉट होता है, जो पिक्चर होता है, अगर हम सो गए तो एक्चुअली वही थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ड्रॉप हो जाता है, और हम सभी नोटिस करते हैं जो हमारा आखिरी थॉट होता है लास्ट में सोते टाइम का, सुबह उठते ही पहला थॉट वही होता है। पता है क्यों? क्योंकि 8 घंटे अगर मैं कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में गया, सबकॉन्शियस से वापस उठ के कॉन्शियस हुआ, तो ये 8 घंटे अगर सोया हूं तो 8 घंटों तक मेरा माइंड विदाउट एनी रेसिस्टेंस उसको प्रोग्राम कर रहा है डीपर लेवल पे। तो आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, आप स्पीकिंग सुधार सकते हो, हैबिट्स चेंज कर सकते हो, जो चाहो उस समय करो, आपका माइंड आपको जवाब देगा और रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सर एक चीज बताओ कि जैसे जिस हिसाब से आजकल मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपने देख रहा होगा कि डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस उनका सही से नहीं बैठ पा रहा है, तो उनमें ना स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है और लोग एंजाइटी में भी काफी जा रहे हैं, ठीक है? और आप एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हो, और मैंने सुना है कि आप की स्टेज हिप्नोथेरेपी के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव चार्ज भी करते हो। तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताओ कि इसका हिप्नोथेरेपिस्ट का और हिप्नोथेरेपी का हमारे देश में क्या करियर के टाइम्स पे आगे अपॉर्चुनिटीज हैं, और अगर कोई आपसे सीखना चाहता है या कहीं और से भी सीखना चाहता है तो उसके लिए क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए? देखो, जैसा आपने कहा कि आज के तारीख में मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस बढ़ते जा रहे हैं और हिप्नोथेरेपी का क्या स्कोप है, मैं आपको बताऊं कि इंडिया में मैं हर महीने जब प्रैक्टिस करता हूं अपने ऑफिस में हिप्नोथेरेपी, हर महीने मेरे पास 5 से 6 पेशेंट एंजाइटी डिप्रेशन के ऐसे आते हैं जिनकी एज ग्रुप 15 से 21 साल है।
तो अब मैं अपने मॉम डैड से जब पूछता हूँ कभी कि 15 से 21 साल में आपको पता भी था कि ऐसा कुछ होता है? उनका आंसर ऐसा होता है कि जैसे उनको उनके हिसाब से ऐसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, उन्हें पता ही नहीं था उस ज़माने में। तो क्योंकि स्कोप कितना है इस हिप्नोथेरेपी को समझे। हिप्नोथेरेपिस्ट की बहुत ज़रूरत है इस देश को। आज के दौर में हाई पेड हिप्नोटिस्ट है। आज यूएस में चले जाइए, एक हिप्नोटिस्ट नॉर्मली नॉर्मली 10 से $15,000 नॉर्मल छोटा-मोटा हिप्नोटिस्ट वहाँ कमाता है, हर महीने। यूके में भी कम से कम 10 से 15,000 पाउंड एक हिप्नोटिस्ट कमाता है और बड़े लेवल पे जाते तो और ज़्यादा। आज इंडिया में भी स्कोप है, एक इंसान, एक हिप्नोथेरेपिस्ट पार्ट टाइम वर्क करके भी 1 से 2 लाख रुपए महीने के कमा सकता है। बिकॉज़ इंडिया में अगर 100 बीमार है, तो उसके सामने 0.1 अभी लेटेस्ट डेटा है एक आईसीएमआर का। तो सॉरी एक संस्था का नाम भूल रहा हूँ। तो उन्होंने निकाला था कि जितने मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस के पेशेंट है, उनके कंपेयर में 0 पॉइंट मतलब आधा 100 के सामने आधे काउंसलर्स भी नहीं है अच्छा। और थेरेपिस्ट नहीं इंडिया में। तो हिप्नोथेरेपी को लेकर बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आप उसे सीखते हो तो आई टेल यू 1 लाख टू 8 लाख रुपीज आप इंडिया में फुल टाइम करो एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट तो आप कमा सकते अच्छा, हो। यस बिकॉज ये बहुत बड़ा नंबर है सर। यस बहुत मैं बता रहा हूँ आपको, हिप्नोथेरेपी में आप कोई भी चार्ज ले सकते हो, लोग देने को तैयार है क्योंकि उन सारे प्रॉब्लम का एक्चुअली हिप्नोसिस के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिकॉज अब मेडिसिन से हम सभी समझ चुके हैं डिप्रेशन नहीं जा रहा, नींद की प्रॉब्लम नहीं जा रही, एंग्जाइटी नहीं जा रहा, तो रास्ता क्या है? जहां पे वो प्रॉब्लम है वहीं जाकर करो सॉल्यूशन, और वहां जाने की चाबी है हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी। तो लर्न करना चाहिए, इसमें स्कोप भी है, आप लोगों की हेल्प भी करते हो और अच्छा पैसा है इसमें। ठीक है। और अगर किसी को आपसे जुड़ना हो तो कैसे जुड़ सकता है? यस हम डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, हमारे बहुत सारे फ्री प्रोग्राम्स भी होते हैं हिप्नोसिस के, तो आपकी ऑडियंस होगी तो वहां से क्लिक करके हमसे कांटेक्ट कर ठीक है। सकती है फ्री प्रोग्राम्स के। तो सर आपने देखा होगा कि जो बुद्धा की टीचिंग्स है ना, वो कहता है कि मेडिटेशन के थ्रू हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हमारी ऑडियंस को ये बताओ कि जो मेडिटेशन है और हिप्नोसिस है, इनके बीच फर्क क्या है? नहीं देखो, बुद्धा ने कभी नहीं कहा मेडिटेशन के थ्रू माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली मेडिटेशन को लेकर भी बहुत सारे मिथ हैं। अच्छा। देखो मेडिटेशन हैज नथिंग टू डू विद द माइंड। Okay. व्हेन यू गोज बियॉन्ड माइंड मेडिटेशन हैपेंस। वेयर देयर इज अ माइंड देयर इज नो मेडिटेशन। हाँ, वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड जो स्टेज होती है, कहते हैं कि उस टाइम पे आपके क्या सारे चक्र्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो बुद्धा ने वो उस स्टेज पे थे सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। एक्चुअली वो कॉन्शियसनेस के स्टेट पे थे। जैसे जनरल हर आदमी, जैसे मैंने कहा 95% आउट ऑफ हैबिट सबकॉन्शियसली जीता है। अच्छा। बुद्ध सबकॉन्शियसली नहीं जी रहे थे, बुद्ध कॉन्शियस माइंड से चेतन मन में उनको जो करना था वो कर रहे थे। तो वो माइंड के बियॉन्ड चले गए, शरीर के बियॉन्ड चले गए। तो मेडिटेशन का माइंड से कोई लेना देना नहीं। पहली चीज, मेडिटेशन इज ऑल अबाउट गोइंग बियॉन्ड माइंड, जहां पे बुद्ध देख सकते थे अपने मन को इस तरह से कि हाँ मेरे मन में क्या चल रहा है। वही विपस्सना था। बुद्ध ने कहा था कि ऑब्जर्वर बनो, सांसों को देखो या मन के विचारों को देखो, मन में घुस मत जाओ, क्योंकि आप मन नहीं हो, आप विचारों को देख रहे हो उस लेवल के ऊपर। तो वो मेडिटेशन है कि गोइंग बियॉन्ड द माइंड इज मेडिटेशन। सो जब देखो, और एक और चीज बता दूं, आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्योंकि ज्यादातर लोग जो अपने माइंड के विचारों को, कोई भी चीज को कंट्रोल करने जाते हैं, वो एक्चुअली और बुरे फंस जाते हैं। यू कैन नॉट कंट्रोल द माइंड, यू कैन गेट मास्टरी ओवर द माइंड। कि लाइक अगर आप डिटैच होना चाहो, ध्यान की तरह डिटैच हो जाओ माइंड से, और जहां पे हमें जरूरत हो तो हमें कार चलानी है, तो सबकॉन्शियस एक्ट है वो कार चलाना, तो आप माइंड के साथ काम करो। तो हिप्नोसिस एक्चुअली आपको मेडिटेशन में भी हेल्प कर सकती है। ओशो रजनीश ने कहा था कि अगर आप हिप्नोसिस को मेडिटेशन से जोड़े तो आपकी प्रोग्रेस लीप एंड बाउंस में होगी। अच्छा। बहुत फास्ट होगी। ठीक। तो मेडिटेशन में हिप्नोसिस हेल्प करता है एंड इट्स नॉट माइंड कंट्रोल। ओके। ठीक है। तो सर आज का पॉडकास्ट को यहीं खत्म करने से पहले कोई मैसेज देना चाहोगे हमारे ऑडियंस को? मैसेज सब ऑडियंस को देना चाहूंगा, सभी लोग हिप्नोसिस सीखे। बिकॉज आज की जिंदगी में आपको बता दो, आप दवाई लेके परेशान है, रिलेशनशिप से परेशान है, अपनी मेंटल हेल्थ से परेशान है, तो रास्ता क्या है? आप अलग अलग यूट्यूब रील्स देखते जा रहे हैं, कई सारे वीडियोस देखते जा रहे हैं, मोटिवेट होते जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार क्या कोई बड़ा बदलाव, देखने लायक विजिबल बदलाव हमारी लाइफ में आया? शायद नहीं आया। तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया है तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा आप हिप्नोसिस सीखिए। हिप्नोसिस वो चाबी है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खोलती है।
और एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुल गए तो हर इम्पॉसिबल पॉसिबल बन जाता है और आपकी जिंदगी मेरेकुलस हो जाती है। ठीक है। तो दोस्तों, ये तो सर ने आज जो हिप्नोसिस के बारे में चीजें बताई, शायद ही आपको पता होगा, क्योंकि हमने आज के एपिसोड में सारे वो मिथ क्लियर किए हैं जो हमारे अराउंड होते हैं। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि वो पेंडेंट लेके वो उसको हिप्नोटाइज कर लेते हैं कि जादू ये काम कर। तो ये सब वो चीजें नहीं होती। हिप्नोसिस का मतलब होता है कि खुद के अंदर खुद से ही खुद के माइंड को कंट्रोल करना। क्यों? जब तुम्हारे विचारों को तुम कंट्रोल कर सकोगे, तभी तुम अपने अंदर चेंज ला सकते हो। तो मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज ये जो एपिसोड है अपने दोस्तों में और फैमिली में शेयर करना, ताकि किसी की हेल्प हो सके। और अगर आपके कोई भी अंदर क्वेश्चन हो, वो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ताकि अगले एपिसोड में जब सर को हम पकड़ें दोबारा से, तो उस एपिसोड में हम सारे क्वेश्चंस के आंसर सर से ले सकें। थैंक यू सो मच।